हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के पार्ट 7 में। पार्ट 7 की शुरुआत हुयंग के साथ होती है, जो कि घर जाने के बजाय फिर से बीकुक के ऑफिस में पहुंच गया था, जहां वो होंगजू अपने अंकल और हेजी की कही सभी बातें याद करने लगता है। इसी बीच उसकी मॉम भी उसे मैसेज करके यूएस वापस आने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर होंगजू भी घर पहुंच गई थी, जहां घर की लाइट बंद देखकर वो सोचने लगती है कि शायद अभी भी हुयंग हेजी के साथ ही होगा। होंगजू रूम में जाने से पहले हुयंग को कहने लगती है कि उसने उसे और हेजी को एक साथ लाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और आज वो उसकी वजह से कई सारी बातें हेजी को बता भी नहीं पाई। जिसके बाद होंगजू अपने रूम में आकर फर्श पे ही लेट जाती है। तभी उसकी नजर उसके बेड के नीचे काफी सारे सामान पर पड़ती है, जिसमें वो एक बॉक्स को निकालती है जिसमें जुनू से रिलेटेड उसका बहुत सारा सामान रखा हुआ था। यहीं पर होंगजू को वो दिन भी याद आता है जब पहली बार वो पीटर्स पेन में इंटरव्यू देने के लिए गई थी और वहाँ भी उसने इंटरव्यू के लिए इसी बुक को चूज किया था। पीटर पैन की सीईओ मिस बे उसकी स्टोरी पढ़कर काफी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन जब वो उसका इंटरव्यू देखती है तो उनकी एक्साइटमेंट तुरंत गायब हो जाती है, क्योंकि होंगजू को उस फील्ड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मिस बे के पूछने पर होंगजू कहती है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी जिन्हें एनिमे पसंद है, इसी वजह से वो यहाँ पर आई। जिस पर मिस बे उसे समझाती है कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था, बल्कि जिन लोगों को एनिमे पसंद है इस चीज से उनका मतलब ये था कि जिन लोगों का इस चीज में एजुकेशनल बैकग्राउंड है। मिस बे भी उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन होंगजू अगले ही पल मिस बे से कहने लगती है कि वो जो भी उसे करने के लिए कहेंगी वो करने के लिए तैयार है। साथ ही कहती है कि अपनी लाइफ में पहली बार उसने रात भर जागकर कोई काम पूरा किया है, जिसे करते हुए उसे ये एहसास हुआ कि अपनी स्टोरीज को एनिमेट करके लोगों को दिखाना ही उसका ड्रीम है, ताकि लोग उन्हें एंजॉय करके अच्छे ड्रीम देख सकें। और उनसे मिलकर उसे एहसास हो चुका है कि ये वही जगह है जहां पर वो लोगों के सपने सच कर सकते हैं। ये सुनकर मिस बेबी उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और होंगजू अभी भी बैठकर यही सब चीजें याद कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां होंगजू बड़ी ही एक्साइटेड होकर अपने ऑफिस पहुंचती है और जाते ही सीईओ से कहने लगती है कि वो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तैयार है। मिस बे के कहने पर कि क्या वो ये जुनू के लिए कर रही है, होंगजू कहती है कि वो इस प्रोजेक्ट को करके मेन प्रोड्यूसर बनना चाहती है। साथ ही कहती है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहती ताकि वो बाद में रिग्रेट करे। जिस पर मिस बे कहती है कि वो इस चीज के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसके इमोशंस उसके ऊपर हावी हुए तो वो उसे इस प्रोजेक्ट से हटा देगी। दूसरी ओर दिखाया जाता है हुयंग को, जिसने यूएस जाने के लिए अपना सामान पैक कर लिया था। उसे जाते देख मिस्टर बिग भी थोड़ा अपसेट लग रहे थे। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो इसी तरह से वापस चला जाएगा, जिस पर हुयंग कहता है कि यहाँ पर उसका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। वो बीक वुक को उसकी तरफ से पूरे स्टाफ को गुड बाय बोलने के लिए कहता है। बीक वुक उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो होंगजू को बिना गुड बाय बोले ही चला जाएगा, पर हुयंग कहता है कि जब भी होंगजू से मिलती है वो हमेशा उसे गुड बाय बोलती है और शायद उन दोनों का रिश्ता इतना ही है। ये कहकर हुयंग भी टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेजी को, जो कि अपने स्कूल के ग्राउंड में ही बैठी थी। होंगजू हेजी को कई मैसेज करती है, लेकिन वो उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। होंगजू उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन हेजी उसका कॉल भी नहीं उठाती। कुछ ही देर बाद मिस्टर सोन भी वहाँ आ जाते हैं, जो हेजी को वहाँ देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन हेजी मिस्टर सोन को अपने पास बुलाकर बैठा लेती है। हेजी उससे पूछने लगती है कि अगर ऐसा हो कि उनका फर्स्ट लव उनके बेस्ट फ्रेंड को पसंद करता हो तो वो ऐसे में क्या करेंगे। मिस्टर सोन कहता है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो वो अपने दोस्त को कांग्रेचुलेट करेंगे कि उसे कोई प्यार करने वाला मिला है। इसी बीच सोन कहता है कि उसका फर्स्ट लव तब तक 60 साल का हो चुका होगा। ये सुनकर हेजी भी हंसने लगती है। हेजी सोन से पूछने लगती है कि क्या उसने उस टीचर की नाइस के साथ ब्लाइंड डेट रिजेक्ट कर दी है। सोन के हाँ कहने पर हेजी कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो दोबारा से जाकर उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करेगी। साथ ही वो उसे होंगजू के साथ ब्लाइंड डेट भी भूलने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है हुयंग को, जो कि एयरपोर्ट के लिए ही जा रहा था। तभी वो अचानक से संगपिल को कॉल करता है और उसे इस बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन संगपिल उसका कॉल नहीं उठाता। जिस पर हुयंग कहता है कि वो फिर से अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाएगा। इसी के साथ हम वापस से पहुंच जाते हैं पास्ट में, जहां एक सोल्जर के पूछने पर होंगजू बताती है कि वो बांग जुन हो से मिलने आई है, जो कि कंपनी 1 में है। पर वो सोल्जर लेटर देखकर कहता है कि कंपनी 1 यहाँ पर नहीं रहती। होंगजू कहती है कि लास्ट वीक तक उसने यहाँ पर लेटर सेंड करे हैं, लेकिन सोल्जर कहता है कि वो उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। जिसके बाद वो दोनों ही एक जगह आकर बैठ जाते हैं, जहाँ हुयंग अपना फोन चेक करता है, जिस पर बहुत सारे मैसेज और मिस्ड कॉल्स थे। हुयंग
अपने बैग से होंगजू की वही फोटो निकालकर कहने लगता है कि वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ है जो उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। जिसके बाद वो होंगजू को उदास देखकर उसके पास जाता है और कहने लगता है कि अगर उन्होंने लास्ट बस मिस कर दी तो उन्हें बस टर्मिनल तक पैदल ही जाना होगा। पर तभी होंगजू कहती है कि क्या वो जाने से पहले एक बार रामेन खा सकते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में ही वो दोनों एक शॉप पर पहुंच जाते हैं जहां एक ओल्ड लेडी उन दोनों के लिए ही रामेन लाती है और उनकी ड्रेस देखकर कहने लगती है कि वो दोनों यहाँ के नहीं लगते। जिस पर होंगजू कहती है कि वो मिलिट्री बेस पर किसी से मिलने के लिए आए थे लेकिन वो उससे नहीं मिल पाए। वो लेडी भी कहने लगती है कि वो समझ सकती है कि इस समय उसे कितना बुरा लग रहा होगा कि वो जिससे मिलने के लिए आई थी वो उससे नहीं मिल पाई। साथ ही लेडी कहती है कि उसका खाना बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है और अगर वो ज्यादा स्पाइसी हो तो साथ में पानी पीने के लिए कहती है। अब एक तरफ हुयंग उसके लिए पानी निकालने लगता है, वहीं दूसरी ओर होंगजू पहला बाइट लेते ही ये कहते हुए रोना शुरू कर देती है कि खाना बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है। ये देखकर हुयंग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। असल में होंगजू रोने के लिए खाने का तीखा होने का बहाना बना रही थी। होंगजू को इतना ज्यादा रोते हुए देखकर हुयंग उसे आराम से खाने के लिए कहता है कि अभी उनके पास जाने के लिए टाइम है। पर होंगजू कहती है कि वो आज वापस नहीं जाएगी और जब तक वो अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर देती वो यहाँ से नहीं जाने वाली। हुयंग उसे समझाने की काफी कोशिश करता है पर होंगजू कहने लगती है कि वो इतनी दूर से अपनी फीलिंग्स यहाँ बताने आई थी और वो इतना ज्यादा सफोकेट फील कर रही है कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई तो उसकी जान चली जाएगी। ये सुनकर हुयंग कहता है कि उसे अपनी फीलिंग्स अब उसे नहीं बतानी चाहिए। पहले हुयंग अपनी ही फीलिंग्स उसे बताने वाला था पर अचानक ही वो कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी रिपोर्ट कर देगा कि वो एक टीनेजर होकर एक सोल्जर से डेटिंग कर रही है। ये सुनते ही होंगजू भी उसके सिर में स्पून मार देती है। इसके बाद भी जब होंगजू रोना बंद नहीं करती तो हुयंग उसे चुप कराने की काफी कोशिश करता है पर जब वो नहीं मानती तो हुयंग कहता है कि क्या उन्हें खाने के बाद फिर से एक बार बेस पर जाना चाहिए और ये सुनते ही होंगजू तुरंत रेडी हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ही हुयंग होंगजू के साथ दोबारा से बेस पर पहुंच गया था। वो सोल्जर को वही लेटर दिखाकर कहने लगता है कि लास्ट वीक तक उसे इससे रिप्लाई मिले हैं। सोल्जर भी कहता है कि फर्स्ट कंपनी यहाँ से जा चुकी है। हुयंग उनके नए एड्रेस के बारे में पूछने की कोशिश करता है लेकिन सोल्जर मना कर देता है कि ये एक मिलिट्री सीक्रेट है और वो इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। हुयंग वापस जाने के बारे में सोचता है लेकिन होंगजू का उदास चेहरा देखकर वो फिर से सोल्जर के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि क्या वो ये सभी लेटर्स जूनो तक पहुंचा सकता है। सोल्जर इस पर भी मना कर देता है जिस पर हुयंग कहता है कि या तो वो ये लेटर्स उस तक पहुंचा दे या फिर उसका एड्रेस उन्हें बता दे। जिस पर ना चाहते हुए भी वो सोल्जर उन्हें बताता है कि कंपनी 1 को बॉर्डर जोन पर भेज दिया गया है और नेक्स्ट 6 मंथ तक वो उनसे नहीं मिल सकते। ये सुनकर होंगजू भी बहुत ही ज्यादा शॉक और अपसेट हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। होंगजू का उतरा हुआ चेहरा देखकर हुयंग भी सोचने लगता है कि अगर उसे पता था कि वो 6 महीने के लिए ऐसी जगह जाने वाला है तो उसने होंगजू को लेटर क्यों नहीं भेजा। हुयंग होंगजू को भी थोड़ा तेज चलने के लिए कहता है कि अगर उनकी लास्ट बस मिस हो गई तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसके बाद भी होंगजू पहले तो धीरे धीरे चलती रहती है पर जैसे ही उसकी नजर लास्ट बस पर पड़ती है वो दोनों ही बस तक पहुंचने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं लेकिन वो बस तक पहुंच पाते उससे पहले ही होंगजू नीचे गिर जाती है और हुयंग बस के पास जाने की बजाय होंगजू के पास आ जाता है। ये देखकर होंगजू भी उस पर चिल्लाने लगती है कि उसे बस को रुकाना चाहिए था पर हुयंग कहता है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी। अब होंगजू के कहने पर कि अगर लास्ट बस मिस हो गई तो वो सियोल तक कैसे जाएंगे। हुयंग कहने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों यहीं पर रात बिता लेंगे। ये सुनकर होंगजू भी काफी सरप्राइज हो जाती है। अब अचानक ही प्रेजेंट में एक कार के सामने आने पर हुयंग नींद से जग जाता है और वो अभी तक पास्ट की यही सब चीजें याद कर रहा था। हुयंग ड्राइवर को उसे 3 बजे तक एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहता है। हुयंग होंगजू को कॉल करने के बारे में सोचता है लेकिन उसी समय उसे हेजी का कॉल आ जाता है जो उसे बताती है कि होंगजू का एक एक्सीडेंट हो गया है और उसे ओबुक हॉस्पिटल में लेकर गया है। वो कहती है कि होंगजू की गार्डियन वो है लेकिन इस समय होंगजू बिल्कुल अकेली होगी और क्या वो उसके पास जा सकता है। इतना सुनते ही हुयंग भी ड्राइवर को तुरंत ओबुक हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। ड्राइवर के कहने पर कि ऐसे उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी हुयंग कहता है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल पहुंचते ही हुयंग अपना सामान छोड़कर सीधे हॉस्पिटल के अंदर भाग जाता है और रिसेप्शन से पूछकर सीधे होंगजू के पास पहुंच जाता है जो कि अभी भी बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर हुयंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर होंगजू को अचानक ही अपने पास्ट के फ्लैशबैक आने लगते हैं जहां होंगजू बचपन में अपने पेरेंट्स की कुछ बातें सुन लेती है जहां वो होंगजू को या तो उसकी फादर की फैमिली में या फिर एक ऑर्फनेज में छोड़ने की बात कर रहे थे। होंगजू ये बात सुनकर चुपचाप बाहर आकर बैठ जाती है
होंगजू बहुत ही ज्यादा उदास थी, लेकिन इसके बाद भी वो अपने चेहरे पर स्माइल लाकर हंसने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच सीन उसके हाई स्कूल में शिफ्ट होता है, जहाँ टीचर उसकी खराब तबीयत होने की वजह से उसे घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कहती है और खुद को जाकर हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए भी कहती है। लेकिन होंगजू कहने लगती है कि ये भी तो एक हॉस्पिटल ही है और वहीं पर एक बिस्तर पर लेट जाती है। टीचर भी उसे आराम करने के लिए कहकर एक और बिस्तर पर लेटे हुए दूसरे स्टूडेंट को कहती है कि उसे अब यहाँ से जाना चाहिए। अब कुछ देर बाद होंगजू की हालत काफी खराब हो जाती है। उसी समय वही स्टूडेंट जब बाहर आता है तो होंगजू उसे टीचर समझकर उससे पानी मांगने लगती है। वो स्टूडेंट भी उसके लिए पानी लेकर आता है और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, इसी बीच वो वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हुयंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो उसमें आते ही होंगजू भी काफी सरप्राइज हो जाती है कि हुयंग यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कहती है कि उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हुयंग उसके बारे में डॉक्टर्स को बताने जाने लगता है, पर होंगजू उसे रोक लेती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही कहती है कि उसकी वजह से उसका काफी टाइम वेस्ट हो गया है और अब वो यहाँ से जा सकता है। पर इतना सुनते ही हुयंग गुस्से में कहने लगता है कि वो उसे बार बार जाने के लिए क्यों कहती है। और अगले ही पल जैसे ही होंगजू कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, हुयंग उसका हाथ अपने दिल पर रख देता है और उससे पूछने लगता है कि क्या उसे अभी भी यही लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है। ये चीज देखकर होंगजू भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।